कल मैंने एक वीडियो डाला था और इसमें एक कमेंट आया था कि भैया गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से करें, प्लीज़ इसके ऊपर भी वीडियो बना दो। मैंने बोला ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं बोलता, ठीक तरीके से कोई भी गाइडेंस नहीं देता, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए। उसी के ऊपर इसको लास्ट तक देखना। जो भी इस कमेंट को दिए हो, सुनील दिग्रयाल जी, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे टाइम पास मैं नहीं करूँगा, आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा कि किस तरीके से करना है। आपको यहाँ पे डाउट है, मैं एक क्लैरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो क्या करते हैं, कभी भी यूपीएससी का सिलेबस नहीं देखते हैं। आप यहीं से चले जाने का सोच रहे हो, लेकिन रुको, आप भी उनमें से हो जो कि कभी भी सिलेबस नहीं देखे। बस आपको पता है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में कुछ पूछा जाता है, मेंस में 4 जीएस पेपर, 1 ऑप्शनल होता है, 1 ऐसे पेपर एंड 2 लैंग्वेज पेपर। इंटरव्यू में कुछ एक पैनल होता है, आपको पूछते हैं, बस यही पता है ना। और मेंस में जीएस 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जीएस 2 में पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड जो होता है गवर्नेंस, 3 में जीएस 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, यही सब पता है आपको। और जीएस 4 में एथिक्स। बस यही आप समझते हो कि ये हमारा सिलेबस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है सिलेबस को। ये आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का यही एक दिक्कत है, जो कि सिलेबस को बिल्कुल भी नहीं देखते, जो भी उनको शॉर्टकट्स पता है, जो उन्हें अपनी कोचिंग मटेरियल से मिल जाता है, उसी को ही पढ़ के चले जाते हैं। तो इसका एक ही रीज़न है, सिलेबस ना पता होना। और इसी वीडियो में हम यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आप जितने भी लोग, 10 लोग, 20 लोग देख रहे हो, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता ये। सो देखते हैं सिलेबस क्या है। उनमें से पहले मैं जैसे फिर से बता देता हूँ जो हमारा रफ आइडिया क्या है। अगर आप बिगनर हो, आपको अभी तक पता ही नहीं है, तो मैं रफ आइडिया बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है एक्चुअली। बट ये सिलेबस नहीं है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। उनमें से ज़्यादा हम देखेंगे। देखो, प्रीलिम्स होता है यहाँ पे, जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है। उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद पर्सनालिटी। सो प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है उसको जनरल स्टडीज़ बोला जाता है, एंड पेपर 2 जो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है आपका, जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश पैसेजेस, कंप्रीहेंशंस वगैरह आता है, वो पेपर 2 में आ जाता है। उसको बहुत सारे लोग CSAT भी बोलते हैं, ओके। पर यूपीएससी CSAT कभी नहीं बोलता। यूपीएससी पेपर 1, पेपर 2 ही डिक्लेयर करता है, जनरल स्टडीज़ लिख के, ठीक है। सो पेपर 1 में सिलेबस क्या क्या है? आप बोलेंगे हिस्ट्री है, यस। ज्योग्राफी है, यस। पॉलिटी है, यस। इकोनॉमी है, यस। एनवायरनमेंट है, यस। इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, यस। हमारे जो मैपिंग वाला पोर्शन आता है वो है। CSAT में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश होता है। मेंस में 4 जीएस पेपर, 1 एसे पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर, ओके। देन 2 लैंग्वेजेस के पेपर। हालांकि जो लैंग्वेज पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपका नेक्स्ट पेपर चेक होने के लिए जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। सो 4 जीएस, 1 एसे, 2 ऑप्शनल, 2 लैंग्वेज पेपर, 4, 2 6, 2 8, 1 9 पेपर आपको लिखना पड़ता है मेंस में। और उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होता है, जो कि आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देख रहे होंगे, देखे होंगे कभी ना कभी, ठीक है। एंड ये जो मेंस एग्ज़ाम होता है, ये पर डे 2 पेपर होता है, 2 सीटिंग होता है। सपोज करिए 9 से 12 एंड 2 से 5,
इस तरीके से 2 पेपर आपको एक दिन में लिखना होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको एडजस्ट करना है टाइम कि एक दिन में आप 2 पेपर लिख सको। इसीलिए बोला जाता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। एक आंसर को 7 मिनट में एंड 15 मार्क के एक आंसर को 9 मिनट में लिखना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि आप एक दिन में 2 सिटिंग्स बैठ सको और लिख सको, ठीक है। तो ये था एक रफ आइडिया हमारा सिलेबस क्या क्या था। अभी हम पूरा यूपीएससी का जो खुद का जो नोटिफिकेशन में आता है जो सिलेबस, उसको देखते हैं। तो देखो, ये यूपीएससी का खुद का सिलेबस है, मैं अपने मन से नहीं बनाया हूँ, तो इस वीडियो के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। यहाँ पे पूरा बिट बाय बिट हम देखेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे हम, ठीक है। Candidates are advised to go through the syllabus published in this section for the preliminary exam and the mains exam, as periodic revision of syllabus has been done in several subjects. सबको ये पढ़ना चाहिए कि कैसा पेपर आता है, किस तरीके का सिलेबस होता है। देखो, जैसे मैंने बताया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 एंड एक पेपर 2। पेपर 1 में क्या क्या होता है? करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये क्या है? आपका करंट अफेयर्स है, जो भी आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट्स या फिर कोई पीआईबी सोर्सेज से पढ़ रहे हो, योजना से पढ़ रहे हो, ये सब नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा दर्शाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी यूएस गए हैं, अभी कुछ महीनों पहले COP27 का मीटिंग हुआ था। ये सब नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का ही करंट इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई हुआ था, उसी के ही बेस में एक क्वेश्चन आया था कि आप यूक्रेन का बॉर्डर बता दीजिए, कौन सा कंट्री है। सो इसी तरीके से ही क्वेश्चन आता है, वो होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे देखो, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया है, ये तो बहुत ही बड़ा है, इसका कोई आरंभ या कोई अंत नहीं है। तो इसमें क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये आप जब मेंस का सिलेबस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये तो आपको पता चल गया होगा कि एक लिमिटेड चीज़ है, बट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक अनलिमिटेड, एक बाउंड्रीलेस एक एस्पेक्ट है पढ़ने के लिए। देन इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, ये वर्ल्ड जियोग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। Government strives to have a workforce which reflects gender balance of and women candidates are encouraged to apply। ये अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कुछ नोटिफिकेशन आया होगा। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू एक्सेट्रा। यहाँ पे ही आपका आ जाता है जो पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशू, यही है आपका गवर्नेंस का पार्ट। सो आपका गवर्नेंस का पार्ट में क्या क्या रहेगा? गवर्नेंस मतलब क्या? लोगों का ही अपना जो गवर्नमेंट का सिस्टम, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज वगैरह। राइट इश्यू, आपका कौन सा राइट्स है, आप उसको किस तरीके से आप निभाएंगे, वो है गवर्नेंस। और उसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है करंट इवेंट से, जो करंट अफेयर्स चल रहा है अब जहाँ से भी कर रहे हैं। पर इसका एक ही मेन रिसोर्स है, वो है PIB। आप PIB आप इंटरनेट पे मार सकते हो, गूगल में टाइप करके सर्च कर सकते हो, PIB का मैगजीन आ जाता है। ये मैं क्यों बोलता हूँ PIB, और एक है योजना एंड एक है कुरुक्षेत्र। ये तीनों मैगजीन आपको रेगुलरली मंथली बेसिस पे पढ़ना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही पब्लिश किया गया है, ना कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट इसे पब्लिश कर रही है, ना कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इसे पब्लिश कर रही है, ना कि कोई इसको UPSC टॉपर इसको पब्लिश कर रही है। नहीं,
इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश कर रहे हैं एंड आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही दे रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एग्ज़ाम है। सो जो रिलायबल सोर्सेस से पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज़ का करंट इवेंट्स के लिए वो है PIB, योजना एंड कुरुक्षेत्र। यही तीनों मैगज़ीन आपको फॉलो करना पड़ेगा फॉर गवर्नेंस। आशा करता हूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन डाले थे वो कमेंट सेक्शन में इधर तो एक तो आपका गवर्नेंस का पार्ट हो गया। नेक्स्ट वैसे ही हम चलते चलते देखेंगे गवर्नेंस का मेंस अभी भी बचा हुआ है, मैं बोलूँगा आपको उधर मेंस का सिलेबस डिस्कस जब हम करेंगे। अभी इंटरनल सिक्योरिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वो जो नेक्स्ट क्या क्या हमें सिलेबस में देखना है। देखते हैं हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। ये भी एक करंट अफेयर बेस्ड चीज़ है जो कि आपको PIB योजना कुरुक्षेत्र में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है ये आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा कोई इंस्टीट्यूट का, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का इकोनॉमी का मटेरियल से। मैं इधर किसी का भी नाम नहीं लूँगा, आपको सभी को पता है इकोनॉमी में कौन फेमस है, ठीक है। सो आप उधर ही आप रिसर्च करके इकोनॉमी हु इज़ द बेस्ट फैकल्टी फॉर इकोनॉमी लिख के आप देख सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा। वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हैंड आउट्स देते हैं आपसे, आपको उधर से ही आपका इकोनॉमी कवर हो जाएगा। देन है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ये हमारा एनवायरमेंट का पार्ट हो गया जो हम अभी डिस्कस किए थे कि जो COP27 चल रहा है उसके बारे में क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए एक मैगज़ीन है डाउन टू अर्थ मैगज़ीन में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा एनवायरनमेंट का। एंड जो एनवायरनमेंट का स्टैटिक पार्ट है वो आप कहीं पे भी जो ये IAS वो IAS करके कुछ मटेरियल मिलता है वहीं से आप कर सकते हो, या फिर अपना जो बायोलॉजी NCERT का मटेरियल आता है उससे भी देख सकते हो, ठीक है। ये भी एक करंट अफेयर, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ करंट अफेयर, एंड जो थोड़ा स्टैटिक पार्ट है वो आप उसी बुक से कर सकते हो। देन है जनरल साइंस, वही आपका 6 से लेकर 10 तक आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री आता है उसे थोड़ा सा देख लेना। आपका जो बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह आपका इसी जो करंट अफेयर मटेरियल से ही आपका जनरल साइंस का पोर्शन हो जाएगा। तो ये था लगभग हमारा प्री का सिलेबस, प्री का ओनली पेपर 1 का सिलेबस, जो पेपर 1 आता है GS का उसी का सिलेबस। अभी हम देखेंगे जो CSET बोलते हैं, पेपर 2 बोलते हैं, उसका सिलेबस क्या क्या है। वो है कंप्रीहेंशन, एक है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपका आ जाएगा कंप्रीहेंशन पैसेज में ही आ जाएगा आपको, ओके। देन लॉजिकल रीजनिंग, आपका रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी वो रीजनिंग पार्ट में आएगा। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी वो है रीजनिंग में। बेसिक न्यूमेरिकल, ओके। देन इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये हालांकि क्लास 6 लेवल क्यों लिखा है भगवान को ही पता है, ठीक है। आप अगर 23 का पेपर देखे होंगे तो ये तो मजाक एक बन गया है, क्लास 6 लेवल, क्लास 10 लेवल, ओके। सो यहाँ पे जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है वो पेपर 1 एंड पेपर 2, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आता है एंड यहाँ पे 80 क्वेश्चन आता है। पर क्वेश्चन 1 मार्क होल्ड, सॉरी 2 मार्क होल्ड करता है। एंड पर एक आप अगर गलत करेंगे तो 2 जो माइनस मार्किंग होता है वो 0.66 का होता है। कैसे? जो टोटल मार्क असाइंड है 2 मार्क्स एंड उसका 1/3, ओके। सो 2/3 इक्वल्स टू 0.66 आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर आप गलत करेंगे। सो गलती जैसे कम से कम हो उसी का ध्यान रखना चाहिए। तो हम चलेंगे अभी मेंस की तरफ। मेंस में पेपर 1, जो पेपर 1 है इधर एसे को डिनोट करता है। इधर आप एसे देख सकते हो पेपर 1 में बहुत सारे जो
हमारा साइकोलॉजी फिलोसॉफिकल एसेस आता रहता है, वो हमारा पेपर 1 में आता है। इसमें से ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। देन हम चलेंगे जनरल स्टडीज़ 1 जो कि पेपर 2, याद रखना पेपर 2 GS 1। ओके, यहाँ पे क्या आता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये हो गया आपका हेडिंग। इसके सब हेडिंग में क्या क्या आता है, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, modern Indian history from above the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues। So क्या क्या दिया गया है इधर, जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से इधर आर्ट फॉर्म्स का सालियन फीचर्स, क्या क्या आर्ट फॉर्म्स है, क्या क्या आपका मुस्लिम्स इस्लामिक आर्ट्स वगैरह है, क्या क्या मस्जिद का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ओके, उसके बाद लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर कैसा था, एंड आर्किटेक्चर में हिंदू आर्किटेक्चर किस तरीके से, मंदिर आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरीके से बनाया जाता था, टेम्पल आर्किटेक्चर कितने टाइप का होता है। इस तरीके से जो सैलिएंट फीचर्स होते हैं इंडियन कल्चर का, जो आर्ट फॉर्म्स का होता है, उसी के अंदर से ही आपका क्वेश्चंस आते हैं। देन ये गया आपका एंशिएंट एंड मॉडर्न, एंड एंशिएंट एंड मिडिएवल, एंड देन मॉडर्न में क्या आएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल 18th सेंचुरी। मिडिल 18th सेंचुरी मतलब क्या, 1750 से हम शुरुआत कर सकते हैं। मतलब 1750 से आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा 7 ईयर्स आप आगे लेंगे तो प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, सो प्लासी टू पार्टीशन एक किताब भी आपका आता है, वो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपका सिलेबस ही वही है कि प्लासी टू पार्टीशन, जो भी मेजर इवेंट्स हुआ था, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुआ था, जो भी पर्सनालिटीज़, बाबा साहेब आम्बेडकर हो गया, ज्योतिबा फुले हो गए, आपका सुभाष बोस हो गए, विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, और जो भी जितने भी आपका सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ आए हुए हैं, और जो भी इश्यूज़ था जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में आपका जो भी स्ट्रगल्स था, इश्यूज़ था, उस सबको आपको आपका सिलेबस में आया हुआ है। तो 1757 से आपका 1947 तक आपका टोटल जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स आया हुआ है वो आपका सिलेबस में है। द फ्रीडम स्ट्रगल पूरा ही दे दिया है, इट्स वेरियस स्टेजेस, कैसे स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल पीरियड होता था। ठीक है, देन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, देन कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, किस तरीके से हमारा झांसी से भी कंट्रीब्यूशन हुआ था, किस तरीके से अवध से, किस तरीके से हैदराबाद, कश्मीर वगैरह, किस तरीके से पूरा ऑल ओवर द इंडिया किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हुआ था, किस तरीके से कौन से फ्रीडम फाइटर्स आए थे, वो आपका सिलेबस में है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो क्या क्या हुआ था, इधर हम प्लासी टू पार्टीशन डिस्कस किए 1757 टू 1947। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, देखो अभी हम जो ईयर में रह रहे हैं तो वो क्या है 2023। सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस तो ये नहीं कि 1947 से हम 23 तक जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हुआ है उसको याद रखें, नहीं। 1947 से पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, किस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ था, किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था अपना स्टेट्स वगैरह का, किस तरीके से अभी जो करंट में हुआ था कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से उसको क्यों और किस लिए उसको अपना जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा उड़ाकर अपना जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, इस तरीके से वो आपको पता होना चाहिए फॉर जनरल स्टडीज़ 1 एंड पेपर 2 के लिए। देन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, मतलब 1700 से सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इधर देखो पूरा का पूरा ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक आपको एक नोट्स में बनाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर्स, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका रेड रोल कैसे हुआ था, नेशनल बाउंड्रीज का कैसे हुआ था,
कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन कैसे हुआ था. ओके, देन पॉलिटिकल फिलोसोफर्स लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसमें से मार्क्स आएंगे. ओके, देन देयर फॉर्म्स एंड अफेक्ट इन द सोसाइटी. ये सब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है. देन साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये आपको देखना होगा. इंडियन सोसाइटी किस तरीके से यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे कास्ट किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आपको देखना है. देन रोल ऑफ women's ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज. आप, मैं सोच रहा हूँ आप नोट कर रहे होंगे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ. अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रिमेडीज. अर्बनाइजेशन की वजह से कौन सा प्रॉब्लम्स आ रहा है एंड किस तरीके से, किस गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो जो अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स, वुमेन्स के लिए क्या क्या, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या रेमेडीज ले रहा है गवर्नमेंट, ये आपको देखना होगा. देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या क्या था, किस तरीके से कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गया. then social empowerment, communism, regionalism, secularism, communalism, not communism, communalism. जिस तरीके से रिलीजन की बेस पर आजकल जो हिंसा चल रहा है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, किस तरीके से वो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है. रीजनलिज्म जो अपने जो स्वान ऑफ सॉइल मूवमेंट एक आया था, हम जो इधर रह रहे हैं, सपोज हम मराठी है, हम सिर्फ मराठा उसको ही इधर टॉलरेट करेंगे और जो भी आएगा उनको टॉलरेट हम नहीं करेंगे. सेक्युलरिज्म, वो सब इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से वो इम्पैक्ट डालता है, उसके लिए वो सोसाइटी में ही आपका कवर होगा. देन साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी. वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी में आपका हो जाएगा, आपका क्लाइमेट वाला पार्ट भी इधर आ जाएगा. यहाँ पे आपका ओशन करेंट, यहाँ पे आपका जो आपका बहुत सारे जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर से आप देख लेना. ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सर्च करके देख लेना, सब टॉपिक्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी आपका आ जाएगा क्रोम में. ओके, जहाँ पे भी आप सर्च कर रहे हो. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी आयरन, कोल हो गया, वो सब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे क्या क्या है. देन इम्पोर्टेंट जियो physical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical features and their location changes in critical geographical features. Okay, एंड फ्लोरा फना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है. क्या कहाँ पे कौन से जो पशु पक्षी या पेड़ पौधे दिखाई जाता है, वो कहाँ पे किस बेसिस पे ये सब हो रहा है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा. ये था जीएस पेपर 1 का सिलेबस है. सिर्फ हमारे पास और भी 3 पेपर है. आशा करता हूँ आप अभी तक देख रहे होगे. यहाँ पर जो भी आप इधर तक देख रहे हो, तो आप, मैं समझ सकता हूँ आपका पास बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस है, आपके पास पेशेंस है. देन हम देखेंगे पेपर 3 के बारे में, जो कि है जनरल स्टडीज़ 2. यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, आपको बेयर एक्ट देखना है, आपको बेयर एक्ट में आर्टिकल्स वगैरह पूरा का पूरा आपका मुँह जुबानी आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, गवर्नर का आर्टिकल क्या है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह, रेगुलेटिंग एक्ट एंड जो भी रेगुलेशन एंड एक्ट वगैरह आया था 1935 का, 1913 का. ओके, यहाँ पे भी क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में आ जाता है. प्रीलिम से ये जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग वाला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इवोल्यूशन, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ था, फीचर्स क्या क्या है, अमेंडमेंट्स क्या क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. सो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पढ़ना है, इवोल्यूशन किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था पढ़ना है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, अमेंडमेंट्स वगैरह पढ़ना है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस पढ़ना है एंड बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ना है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स पढ़ना है, फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड challenges therein, separation of powers between various arcans, dispute redressal mechanism and institution,
किस तरीके से हम जो डिस्प्यूट होता है उसका रिड्रेसल किस तरीके से उसको मिनिमाइज किया जाए, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विथ अदर कंट्रीज, यूएस के साथ आपका आपका कंपैरिजन एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का आपका सिलेबस में है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग ऑफ दिस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपको दिखना है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेजिस्लेचर किसको बोला जाता है? जो हमारे लिए अपना जो लॉ तैयार करते हैं वो क्या है? हमारा यूनियन में पार्लियामेंट एंड स्टेट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्ट्रीज आ जाता है, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, ओके। देन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। देन इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ना है। अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो हम जिस पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं अभी वो बॉडी यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। सो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, सो पावर, उसका पावर्स, फंक्शंस क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ओके। देन उसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गया, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या क्या है, कोई जुडिशियल बॉडीज़, ये आ जाएगा आपका गवर्नेंस का पार्ट में। सो गवर्नेंस के पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, ये सब आ जाएगा गवर्नेंस के पार्ट में। इसको आपका यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस किस तरीके से स्कीम्स बनाया जा रहा है, या आपका जो भी मैं मैगजीन कहा था कि PIB एक है योजना, एक है कुरुक्षेत्र, यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। देन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ NGOs, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये कोई भी आपको नहीं पढ़ाता, आपको पूरा बीट बाय बीट आपका गूगल में टाइप करके आपको लिखना है। द रोल ऑफ NGO आपको सर्च करके आपको नोट बनाना है। द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको लिख कर नोट बनाना है। कोई भी ये इधर सब लक्ष्मीकांत पकड़ के आ जाते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी इसको नहीं पढ़ाता है। वेरियस ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह कोई नहीं पढ़ाता है। वेलफेयर स्कीम्स आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स मैगजीन, या फिर आप जो भी PIB या फिर योजना कुरुक्षेत्र में पढ़ रहे हो, वेलफेयर मैकेनिज्म आ जाएगा फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, पॉपुलेशन बाय द सेंटर, स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स, ये भी आ जाएगा गवर्नेंस में। इश्यूज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस, रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी आ जाएगा आपका गवर्नेंस में। इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी, हंगर, ये भी गवर्नेंस का पार्ट है। एंड इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन। आप ये वाला चैप्टर, जो ये वाला पार्ट है, ये आपको सेकेंड ARC का रिपोर्ट में आ जाएगा। मैं हालांकि आपको पूरा का पूरा सेकेंड ARC पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, आप उसका बहुत ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का समरी बना के रखे हैं, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है वो किस तरीके से किया जाए, ई गवर्नेंस क्या है, वो सेकेंड ARC से आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा। देन अदर जो है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, ये बहुत ही कोई भी नहीं कर रहा था। मैं हालांकि मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ वहाँ पे तो कोई भी नहीं कर रहा था रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। बातें बड़े बड़े कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा था कि सिविल सर्विस का रोल क्या है डेमोक्रेसी में। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ये आ गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन आपका आ गया। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया के पास में कितना नेबरहुड होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो उनके बाउंड्री
किस तरीके से कौन किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या देखना है आपको कि यहाँ पे लिखा क्या है, जो रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग से एग्रीमेंट से बहुत सारे यहाँ पे होगा। देखो आप एक वर्ल्ड बेसिस पे देख रहे हो तो बहुत सारे ग्रुपिंग्स बहुत सारे एग्रीमेंट्स होगा, पर क्या हमको सब कुछ पढ़ना है? नहीं। यहाँ पे जो भी इंडिया को एंड इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है सिर्फ उसी को ही हम पढ़ेंगे। बाकी जहाँ भी हो गया रसिया यूक्रेन का कुछ मैटर हो गया, यहाँ पे उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हो गया, अगर वो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता होगा, अगर इंडिया का क्रूड ऑयल उससे महंगा हो रहा होगा तो वो एस्पेक्ट हमारे लिए वो इंटरनेशनल रिलेशन का एक पार्ट हो जाएगा। पर अगर वो रशिया एंड यूक्रेन का मैटर जो इंडिया के लिए कुछ इंडिया के इंटरेस्ट के लिए कुछ फायदेमंद नहीं होगा तो वो इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया के लिए, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कुछ भी फायदा ही नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। वो हालांकि न्यूज़पेपर में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिसीज डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। जो भी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में पॉलिसीज बनाया जा रहा है वो अगर इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बनाया जा रहा है तो उससे भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या है आप मेरे को ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडियन डायस्पोरा का हमारा जो इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस तरीके से नेशनल पॉलिसी को फ्रेम करने में मदद करते हैं। इंडियन डायस्पोरा क्या है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। या इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, सपोज करिए यूनाइटेड नेशन, WTO, ये सब एजेंसीज, देयर स्ट्रक्चर, देयर मैंडेट आपको पढ़ना पड़ेगा। देन हम चलेंगे GS3 की तरफ, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी काम करता है, इसमें प्लानिंग किस तरीके से किया जाता है। ये पेपर बहुत ही करंट बेस्ड होता है, जो भी आपका 2 साल 3 साल से आपका करंट अफेयर्स में रहा होगा वो आपको पढ़ के जाना होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, सबके लिए, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरीके से प्लानिंग किस तरीके से, जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कौन सा प्लानिंग्स, कौन सा स्कीम्स आ रहा है एंड इससे कौन से इश्यूज अराइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, रबी हो गया, खरीफ हो गया, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ये सब आपका पार्ट है। इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज क्या है, इसमें से इश्यूज क्या आ रहा है, उसका पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रीवैम्पिंग इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी में मिशन, इकोनॉमिक एंड एनिमल रियरिंग, ये आपका GS3 का सिलेबस है। फूड प्रोसेसिंग है, इसमें किस तरीके से किया जाता है। इंडस्ट्रीज क्या क्या है फूड प्रोसेसिंग में। लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से किया जाता है। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, जो LPG रिफॉर्म्स आया था उसका इश्यूज, उसका इफेक्ट्स क्या क्या था। इंडस्ट्री पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एक पार्ट है, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके यहाँ पे ये आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको करेंट अफेयर्स मैगजीन से आपको करना होगा। एंड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैटिक पार्ट है वो इतना तो नहीं आता है, हालांकि आपका अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप NCERT से रिफर कर सकते हैं। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, वो सब न्यू मतलब आपका करंट अफेयर्स।
awareness in the field of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights। सब आपका ये आपका इतना तक आपका करंट अफेयर्स से हो जाएगा। और ये पार्ट आपका इश्यूज़ ऑफ द इश्यूज़ रिलेटिंग टू आईपीआर, ये आपका स्टैटिक पार्ट है। ये आपका क्रोम में आप अगर मार लेंगे, आप गूगल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा इश्यूज़ रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देन कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका एनडीएमए एक्ट आ जाएगा 2005 का, वो आपको देख के जाना होगा। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये आपका सिक्योरिटी इश्यू आ जाएगा। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन आ रहा है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी एक पार्ट है जीएस पेपर 3 का। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its preventions, security challenges and their management in border areas, linkages of organized crime with terrorism। ये पूरा का पूरा आपको चैप्टर सब लिख के वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी, ये पूरा का पूरा आप अगर कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हो, एक तो बुक है, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट में मार दोगे इंटरनल सिक्योरिटी तो आपका आ जाएगा कि कौन सा बुक पढ़ना है। वो हालांकि उनमें से बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है, पर आप अगर वो भी खरीदना नहीं चाहते हो, पूरा डायरेक्ट गूगल पे मार दो ना, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, आपको बहुत सारे 3-4 पेजेस का मिल जाएगा मटेरियल। इस तरीके से कर करके सपोज यहाँ पे 5 पेज मिल गया यहाँ पे, और कुछ साइट्स में आप कलेक्ट करके बहुत सारे नोट्स इकट्ठा कर लिए तो आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। तो यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन था, भैया गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी किस तरीके से करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपका हो गया कि आपको पूरा का पूरा करेंट अफेयर्स से पढ़ना है। इंटरनल सिक्योरिटी जो भी यहाँ पे 5-6 में बताया, जो भी 5-6 यहाँ पे टॉपिक्स आया हुआ है उसको गूगल पे कर लो, आपका पूरा का पूरा लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मार लो, विथ टेररिज्म मार लो, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस मार लो, एक पीडीएफ आ जाएगा। अब उस पीडीएफ को पढ़ो, सिर्फ कलेक्ट मत करो, उसको पढ़ते हुए जाना है। एंड पेपर 5 इसको अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए दे देता हूँ, आप बस इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिए। आप इस तीनों को पहले कंप्लीट करिए, GS1, GS2, GS3। अब जब ये तीनों कवर हो जाएगा, अब कवर करना GS4 जो कि पेपर 5 है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, एंड इससे भी प्रैक्टिस करते रहना। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ भाई आपका क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से विदाउट एनी बायस में दे पाया होगा। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी बिगनर्स स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, सिलेबस नहीं पता है उनको, उनके साथ शेयर कर देना ताकि उन लोगों की भी बहुत हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।